का हमारा टॉपिक है जिंक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट सीरीज का ये लास्ट टॉपिक है और फाइनली हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम जिंक का पोजीशन देख लेते हैं। जिंक जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 है और फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो जिंक जो है वो सबसे लास्ट एलिमेंट है। सो गाइस स्कैंडियम से कॉपर तक के ऑलरेडी हमारे नोट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम जिंक के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। इसके अगर हम ग्रुप की बात करें तो 12वें नंबर के ग्रुप में जो है वो जिंक प्रेजेंट है और अगर आवर्त की बात करें तो चौथे आवर्त में ये जो जिंक है वो प्रेजेंट है। जिंक का जो साइन होता है वो Zn होता है और ये जो है वो 12वें नंबर के ग्रुप में प्रेजेंट है, जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में देख ही चुके हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3d10 4s2, मतलब 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया जिंक के बारे में कुछ। उसके बाद हम इसके मुख्य अयस्कों के नाम जो है वो देख लेते हैं। जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला है ZnS, कैलामाइन जिसका फॉर्मूला है ZnCO3, जिंकाइट जिसका फॉर्मूला है ZnO और विलेमाइट जिसका फॉर्मूला है Zn2SiO4। सो ये सारे अयस्कों के नाम आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद हम जिंक का जो है वो भौतिक गुण या जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं वो देख लेते हैं। यह नीलापन लिए हुए व्हाइट कलर की जो है वो धातु है, मतलब हल्का सा ये नीलापन लिए हुए होते हैं और व्हाइट कलर का सफेद कलर का जो है ये मेटल होता है। यह उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, मतलब आसानी से इसमें हम करंट सप्लाई जो है वो कर सकते हैं। बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की तो इसका गलनांक जो है वो 420 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें हम क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो 907 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हुआ गाइस इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जिंक के रासायनिक गुण हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वायु का प्रभाव। जिंक पर वायु का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा कि हमें पता है कि जो वायु होते हैं, मतलब जो एयर है, उसमें नमी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके कारण ये जो जिंक है उसके सतह पर एक लेयर जम जाता है, बेसिक कार्बोनेट का जो है वो स्तर जम जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि शुष्क वायु का जिंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नमी तथा CO2 मिली हुई वायु से इसकी सतह पर जो है वो बेसिक कार्बोनेट का जो है वो स्तर जम जाता है। और अगर हम जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं जल की क्रिया। अगर हम जिंक में पानी मिलाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए Zn प्लस H2O, यहाँ से जो है वो H2 रिलीज होता है और ZnO जो है वो यहाँ पे हमारा बनता है। अगर हम सल्फर एवं हेलोजन से इसका रिएक्शन कराएं, हेलोजन मतलब पता ही है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे पहले हम सल्फर के साथ जो है वो इसका रिएक्शन कराते हैं Zn प्लस S, तो ZnS मतलब जिंक सल्फाइड यहाँ पे जो है वो हमारा बनता है। और अगर हम हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं Zn प्लस Cl2, तो हमें ZnCl2 जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। जिंक का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट हमें प्राप्त होता है और H2 यहाँ से जो है वो रिलीज होता है। और अगर हम बेस के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं क्षार के साथ Zn प्लस 2NaOH, तो हमें Na2ZnO2 जो है वो प्राप्त होते हैं और H2 यहाँ से जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये हुआ गाइस इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन अवस्था जो है वो प्रदर्शित करते हैं। सो गाइस जो जिंक है वो इतनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो जिंक का 3d ऑर्बिटल है उसमें सारे 3d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट भरे हुए होते हैं, मतलब 3d ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट फिल होते हैं। इस वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा नहीं होती है और ये जो जिंक है वो परिवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रदर्शित भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो जिंक है वो अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि इसका जो 3d ऑर्बिटल है उसमें सारे ऑर्बिटल में, मतलब 3d ऑर्बिटल पूरी तरीके से जो है वो भरे हुए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाइनरी कंपाउंड, और ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो काफी स्थायी होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। इसके जो भी कंपाउंड बनते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कि दो प्रकार के एलिमेंट आपस में मिलकर के कोई कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, जिसे द्विअंगी यौगिक भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम जिंक में कार्बन मिला दे तो जिंक कार्बाइड बन जाएगा, जिंक में अगर हम ऑक्सीजन मिला दे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक में अगर हम सल्फर मिला दे तो जिंक सल्फाइड बन जाएगा। तो यही है जिंक के बाइनरी कंपाउंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिंक कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला है ZnC2। तो जिंक और कार्बन मिलकर के जो है यहाँ पे जिंक कार्बाइड जो है वो बनाएंगे। तो अगर हम जिंक का रिएक्शन C2H2 के साथ कराते हैं
400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो हमें जो है वो जिंक कार्बाइड जो है वो प्राप्त होता है और यहाँ से H2 जो है वो रिलीज होता है। ये तो हुआ जिंक कार्बाइड। उसके बाद हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है ZnO। इसमें क्या होगा, जिंक का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। Zn को वायु में जलाकर जिंक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त किया जाता है। मतलब इस जिंक को जब हम एयर में जलाते हैं तो हमें जो है वो जिंक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होता है। इसे व्हाइट जिंक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो सफेद कलर का होता है। इसे गर्म करने पर ये येलो पड़ जाता है, परंतु ठंडा होने पर पुनः व्हाइट हो जाता है। अगर हम इस सफेद चूर्ण को अच्छे से गर्म करते हैं तो येलो हो जाता है, और अगर हम इसे ठंडा करते हैं तो फिर से सफेद जो है वो हो जाता है, इसलिए इसे व्हाइट जिंक भी कहा जाता है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप से आता है कि व्हाइट जिंक, सफेद जिंक जो है वो किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड को ही सफेद जिंक जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला है ZnS। ZnO के साथ अगर हम सल्फर का ये जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें 2ZnS जिंक सल्फाइड जो है वो प्राप्त होते हैं और SO2 यहाँ पे जो है वो बनते हैं। तो ये हुआ गाइस जिंक के बाइनरी कंपाउंड। 3 अगर आप कंपाउंड के नाम भी लिखते हो तो काफी है, जिंक कार्बाइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड। हम देख लेते हैं जिंक के कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जिंक के केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे केवल 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है ZnCH3 2। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि Zn जो है वो 2 CH3 से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसकी ज्यामिति जो है वो रेखीय होगी। मतलब इसका जो संरचना है, स्ट्रक्चर है वो रेखीय होगा, मतलब लाइनियर होगा। और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा, क्योंकि जो बीच में जो जिंक है वो 2 CH3 से जो है वो जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसहसंयोजक संख्या जो है वो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का जो ज्यामिति है वो रेखीय होगा, मतलब लाइनियर, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं ZnCN4 2-। इसका जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा। फिर हम देखते हैं ZnNH3 6 2+। इसका जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय होगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। तो ये हुआ गाइस आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट के सारे जितने भी नोट्स हैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।